महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। हम तो जनता के मुद्दों की आवाज बनकर के बात कर रहे हैं कि आप महंगाई कम करिए। आटे, दाल, चावल और जिस प्रकार से दालें, दही, पनीर सबके ऊपर जीएसटी लगा करके पहली बार विश्व में आटे के ऊपर आपने जीएसटी लगा दी। आम लोगों की आवाज बनकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लोगों का जीना दूभर हो रहा है, देश का आम आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। इस परिस्थिति को कांग्रेस सहन नहीं कर रही है, कांग्रेस सहन नहीं करेगी। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस ही महंगाई की जनक। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, अराजकता, जातिवाद, वंशवाद, इसकी जनक कांग्रेस पार्टी है। महंगाई पर पॉलिटिक्स हाई। नमस्कार, रात के 8 बजने को है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी। पिछले काफी समय से ईडी के झमेले में उलझी कांग्रेस आज आम लोगों की आवाज बनकर सड़कों पर उतरी। पार्टी ने आज महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। सिविल लाइंस फाटक पर पहले सभा हुई और उसके बाद राजभवन घेराव का प्रयास हुआ। आखिर में सभा में मौजूद सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपनी गिरफ्तारियां देकर महंगाई के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को इस प्रदर्शन से कुछ हासिल होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जान लेते हैं। प्राइम डिबेट का सवाल नंबर 1, महंगाई के मर्ज की दवा क्या? लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? यह है प्राइम डिबेट का सवाल नंबर 1। प्राइम डिबेट का सवाल नंबर 2 है, महंगाई आमजन का मुद्दा या सिर्फ चुनावी हथियार? जिस तरीके से आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसे लेकर यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर महंगाई आमजन का मुद्दा है या सिर्फ कांग्रेस के लिए यह चुनावी हथियार है? और सवाल नंबर 3 आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल की बैठक में आखिर विरोध क्यों नहीं किया गया? इसे लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेर भी रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कांग्रेस को इसे लेकर खेद था तो जीएसटी काउंसिल में इसका विरोध आखिर क्यों नहीं किया गया? तो इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। और डिबेट शुरू करने से पहले कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। गया है और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और चर्चा के लिए गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं आशीष चतुर्वेदी, जो कि बीजेपी नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही एसपी मित्तल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, कांग्रेस से राजेंद्र आर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एसपी मित्तल जी, आप ही का रुख करते हुए, आपने देखा किस तरीके से आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में नहीं, देश भर में हल्ला बोला गया। क्या लगता है आपको, क्या मकसद है इसके पीछे? क्या कांग्रेस को जनता का भी समर्थन मिला या सिर्फ एक चुनावी स्टंट है ये? देखिए प्रियंका जी, लोकतंत्र के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उसके बाद भी क्या नाम से केंद्र सरकार की जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दा है उसको लेकर आज कांग्रेस ने जयपुर में भी प्रदर्शन किया। लेकिन हमने देखा कि आज दिन भर जिस तरीके से घटनाक्रम चला उसका कांग्रेस का जयपुर में जो नेतृत्व है वो क्या नाम से डोटासरा साहब जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है वो करते रहे। लेकिन वही मुख्यमंत्री जी जो है वो राजस्थान में मौजूद नहीं थे और वो आज क्या नाम से दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हौसला अफजाई की। हमने देखा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं
वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, तो वहीं जब प्रियंका गांधी विरोध प्रदर्शन के लिए निकली तो रसोई गैस के सिलेंडर की जो ट्रॉली होती है उसको हमने क्या नाम से मुख्यमंत्री जी को चलाते हुए देखा। अब ये मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है कि क्या नाम से वो अपने प्रदेश में रहे या वो दिल्ली जाके क्या नाम से गांधी परिवार की हौसला अफजाई करें। लेकिन लोकतंत्र में मेरा ये मानना है कि सभी को क्या नाम से विरोध करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से आज हमने देखा कि राहुल गांधी ने जो दिल्ली में जो बात कही वो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि क्या नाम से चुनाव तो हिटलर भी जीतता रहा है और यदि हिटलर जैसा ढांचा मुझे मिल जाए तो फिर मैं बताऊं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी की इसके बात को कहने के पीछे मंशा क्या है। क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में हिटलर की तरह क्या नाम से शासन हो और फिर कांग्रेस उसमें जीते, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जिसमें जनता वोट दे और जिस दल को बहुमत मिले वो अपनी सरकार बनाए। ठीक है। राजेंद्र आर्य जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र आर्य जी, चलिए आप ही से इसका जवाब भी जान लेते हैं। आज आपने प्रदेश भर में आंदोलन किया, तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी, क्या मिला इस प्रदर्शन से? क्या जनता का समर्थन आपको मिला? देखिए प्रियंका जी, जनता की आवाज उठाना कोई मेरे ख्याल से गुनाह नहीं है, और हमें क्या मिला ये तो जनता बताएगी कि हमें क्या मिला। हमने जनता की आवाज उठाई, और जहां तक जनता की आवाज उठाने की बात है तो हम उसी की तो सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि हम फ्रंट से इस सरकार की जो महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे खाद्य पदार्थों पे जो अभी इन्होंने हाल ही में जीएसटी लगाई है, जो कि उन्होंने 2017 में जीएसटी इस देश में लगाया था, तब कहा था कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। उस वक्त के इनके जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने कहा था, संसद में कहा था, और संसद के बयान से उलट जाके इन्होंने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई है। तो इस सरकार को मतलब कहीं तो थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे वो संवैधानिक प्रावधानों का और संसद में बोले हुए बात को झूठ बोल रहे हैं। तो यहां पर मैं पूरा कहना चाहता हूं, देश के अंदर जिस तरीके से सद्भाव बिगड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठा रही है, सड़क से लेकर संसद तक। मैं आपको बता दूं, संसद के अंदर भी, हमारे लोकसभा के अंदर, हमारे इसी मतलब मानसून सत्र के प्रारंभ में ही हमारे 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, और उसके अगले दिन 19 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। तो सरकार महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती, सरकार बेरोजगारी के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती, सरकार अग्निपथ योजना पर चर्चा नहीं करना चाहती, सरकार जो यहां पर आपका चाइना का इंट्रूजन हिंदुस्तान की जमीन पर उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। मैं बताऊं, सुनिए, आपने जीएसटी को लेकर मुद्दा उठाया है, इसे लेकर बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने आप ही को घेरा है। वो कह रहे हैं कि जब जीएसटी पास हो रहा था तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, अब विरोध कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए मेरी बात सुनिए प्रियंका जी, अरुण चतुर्वेदी जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए। और अरुण चतुर्वेदी जी को भी मैं चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब जीएसटी के बारे में क्या बोलते थे, जब प्रधानमंत्री बन गए तब जीएसटी के बारे में क्या बोलते हैं। लेकिन राजेंद्र जी, जब कांग्रेस को सवाल उठाना तो वहीं उठाते ना, वहीं पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का देखिए, लोकसभा के अंदर हमारा बहुमत नहीं है, लोकसभा के अंदर हमारी संख्या बल नहीं है। इन्होंने संख्या बल के ऊपर जीएसटी पारित करवाया, जबकि राज्यों के जो ऐतराज थे उनके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएसटी को लागू किया गया, तो आप बताइए ना, आटे पे पैकेज अनपैकेज सारे के सारे प्री लेबल्ड लेबल्ड सारे के सारे उस पर लगा दिया। करीबन देश की 85% आबादी पे इसका असर पड़ेगा, और जो छोटा हमारा कारोबारी है, रिटेल का कारोबारी, 85% आबादी पे असर पड़ेगा और छोटा कारोबारी खत्म हो जाएगा। ये मोनोपोली करना चाहते हैं। तो यहां पर महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश की 97% आबादी की आय घट गई, और मैं कल ही पढ़ रहा था कि इस देश के वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि हमने पिछले 8 सालों में 10 लाख करोड़ कॉर्पोरेट का बट्टे खाते किया है। आप बट्टे खाते का मतलब समझते हैं क्या? जो लोन कभी वापस वसूल नहीं किया जा सकेगा। तो आज इस चीज को देखिए ना, कोरोना काल के अंदर और पिछले 8 सालों के अंदर महंगाई जिस तरीके से इस देश में बढ़ी है, वो महंगाई का मार। और आपको पता हो, सस्ते क्रूड से जो पैसा इस देश के अंदर बचा, 26,51,000 करोड़ रुपया, उसका फायदा आम आदमी को नहीं दिया गया, उसका फायदा कॉर्पोरेट्स को दिया गया। तो आज महंगाई आम आदमी से वसूली हो रही है और कॉर्पोरेट की जेबें भरी जा रही है। मैं यहां पर ये आशीष चतुर्वेदी जी, लेकिन जब जनता ये उम्मीद करती है कि जख्मों पर मरहम लगेगा, उसके बाद नमक छिड़क दिया जाता है, ये तो ठीक नहीं है ना। महंगाई को लेकर कौन छिड़का है नमक? पड़ रहा है, नमक केंद्र की सरकार, प्रियंका जी, अरे राजेंद्र, प्रियंका जी, नमक ये केंद्र की सरकार छिड़क रही है। गया है, आप थोड़ा शांति रखिए। देखिए प्रियंका जी, अभी आपने कहा था कि ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन है ये महंगाई पर वॉर है या फिर चुनावी हथियार है। देखिए प्रियंका जी, न तो ये वार है महंगाई पर,
न ही कोई चुनावी हथियार है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, ये तो केवल एक बहाना है। इनको ईडी को धमकाना है, ईडी को डराना है, और कांग्रेस के जो गांधी परिवार है उसको इनको ईडी से बचाना है। आप देखिए कि कांग्रेस ने लगातार जब भी सोनिया गांधी जी से पेशी हुई, राहुल गांधी जी से पेशी हुई, इनके मुख्यमंत्री नेता दिल्ली में चले गए, तो देश की जनता में एक मैसेज गया कि सब जो कांग्रेस है वो सत्याग्रह नहीं कर रही है, तो भ्रष्टाग्रह कर रही है, भ्रष्टाचार के समर्थन में ये मैदान में है। तो अपनी नाक को बचाने के लिए इनको थोड़ी शर्म आ गई कि हमको अब जो है थोड़ा सा करना चाहिए। अभी प्रियंका जी, मैं राजेंद्र जी को सुन रहा था, राजेंद्र जी वही भाषा बोल रहे हैं जो इनके नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप देखिए, ये बात करते हैं कि साहब महंगाई पर चर्चा नहीं करती हैं। अरे भाई, 2 दिन पहले संसद में पूरी चर्चा हुई है। आपके मनीष तिवारी जी आप ही के नेता है ना, उन्होंने पूरा भाषण दिया है संसद में, फिर आप किस बात पे आरोप लगाते हैं? और कांग्रेस हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है। आप देखिए प्रियंका जी, वो पार्टी जिसने 100 से अधिक सरकारों को 156 धारा के तहत देश में बर्खास्त किया हो, जिसने देश में इमरजेंसी लगाई हो, जिसने मीडिया पर सेंसरशिप लगाई हो, जिसके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बोलती थी कि हमको कमिटेड जुडिशरी चाहिए, वो जनता बेहाल है, इस बात को मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं प्रियंका जी। अब आपने पूछा है, देखिए प्रियंका जी, जहां तक बात है महंगाई की, तो निश्चित रूप से अगर हमको बात करें महंगाई की, तो महंगाई अब एक ग्लोबल फिनोमिना है प्रियंका जी। 62 देश ऐसे हैं जहां पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चल रहा है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 7% के नीचे बना हुआ है आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक, और सरकार त्वरित फैसले लेती है। आज ही देखिए, सरकार आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है। पिछले 3 महीने में आप देखिए रेपो रेट को 1.5% बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया है भैया? सरकार कार्रवाई कर रही है ना। अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको कहीं पे एक्सपोर्ट बंद करना है तो एक्सपोर्ट बंद किया जा रहा है, कहीं पे इंपोर्ट खोला तो इंपोर्ट खोला जा रहा है। पूरे कार्यकाल में, मोदी जी के 8 साल के पूरे कार्यकाल में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7% से नीचे बना रहा है, और अधिकतर टाइम तो 4 और 5% रहा है। इनकी सरकार थी प्रियंका जी 2004 से 14 के बीच में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 12% तक गया है। 10%, 12%, ये हमको महंगाई की बात करते हैं। उस जमाने में गाना आया था, महंगाई डायन खाए जाते, महंगाई थी। क्या बोलेंगे प्रियंका जी? मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के क्या भाव थे। $140 प्रति बैरल के थे, तब हम 70-71 रुपए और 59 रुपए 61 रुपए तक डीजल बेचते थे। आज एक बात बताइए, 390 का रसोई गैस का सिलेंडर आता था, उसके साथ सब्सिडी भी मिलती थी, आज 1063, और बंगाल में तो 1100 से ज्यादा का सिलेंडर बिकता है। तो आप मुझे बताइए, आंकड़ों की भाषा मत बोलिए। वित्त मंत्री कहती है कि महंगाई है ही नहीं। अरे भाई, महंगाई कैसे नहीं है? वित्त मंत्री को तो खरीदना नहीं पड़ता होगा ना, वो तो सरकार की पूरी वो है। तो आज इस बात का यहां पे एक गरीब आदमी जिसकी जो आपका राशन का जो खर्चा है वो 3 गुना बढ़ गया, उसकी आय घट गई। आप मुझे एक बात बताइए, ये इनको तो महंगाई लगती नहीं है, क्योंकि इनको तो सरकार इनके तो पूरा का पूरा देती है। आप इस आम आदमी से पूछिए ना, जिसका डीजल का बिल, पेट्रोल का बिल, रसोई गैस का बिल, खाद्य पदार्थों का बिल, और आपके खाने के तेल का बिल, निर्माण सामग्री का बिल, एफएमसीजी का बिल, घरेलू उपयोग की चीजें, चाहे फुटवियर हो, चाहे कपड़े हो, तमाम चीजें महंगी हो गई। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इस सरकार ने आम आदमी के जेब से पैसा निकालकर कॉर्पोरेट की जेब में डाला है। मैंने फिर बोला, संसद के कांग्रेस को महंगाई से मतलब नहीं है, वो ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ विरोध कर रही है। महंगाई तो महज बहाना है। प्रियंका जी, संसद का सत्र शुरू हुआ तभी हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया, तभी हमारे राज्यसभा से सांसदों को निलंबित कर दिया, लोकसभा से। सरकार की मंशा साफ है कि वो सरकार वो सड़क के ऊपर डिटेंशन करती है और संसद के अंदर सस्पेंशन करती है। इस सरकार की संवाद में या डायलॉग में कोई रुचि नहीं है, ना तो वो संसद में बात करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमारे नेता राहुल, एक मिनट सुनिए, हमारे नेता राहुल गांधी लगातार संबोधित कर रहे हैं, प्रेस के हर सवाल का जवाब दे रहा है। हम 8 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि 8 सालों के अंदर जो इस देश में 70 सालों में बना, वो 8 सालों के अंदर इस देश में तबाह कर दिया गया। तो उसके ऊपर मीडिया सवाल क्यों नहीं करता? राहुल गांधी कहते हैं कि संस्थानों को, इंस्टीट्यूशंस को बता दीजिए, आशीष जी बता दीजिए, उनके सवालों का जवाब भी दे दीजिए। वो संस्थानों को जवाब देता हूं, प्रियंका जी मैं जवाब देता हूं। राजेंद्र जी सुनिए तो सही। अरे राजेंद्र जी सुनिए
तो सही, नैरेटिव बदला जा रहा है। ये बहुत टर्न है राजेंद्र जी, मेरा टर्न है, सुनिए अभी आप शांति से सुनिए। देखिए रियलिटी, अरे सुनिए तो सही राजेंद्र जी, आपने बोल लिया, मेरा टर्न है, वो पूरी तरीके से थोड़ा धैर्य रखिए। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप चाइना पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप अग्निपथ पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते। हम सब पे चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा किस पर हुई बताइए तो सही, किस पर चर्चा हुई है? ही नहीं है प्रियंका जी, यही आदत है कांग्रेस की, आदत है, इनको चाहते हैं कि बोलते रहे बाकी जनता सुने ही नहीं। तो सड़क यही स्थिति इन्होंने संसद में कर रखी है, बता दीजिए ना आशीष जी, यहाँ पे कर रखी है, यही तो पूछ रहे हैं। प्रियंका जी, जो स्थिति अभी इन्होंने यहाँ पे कर रखी है ना, वो ये संसद में करते हैं, ये चर्चा करते ही नहीं, चर्चा में इनका विश्वास ही नहीं है, क्योंकि इनका विश्वास केवल एक परिवार की भक्ति पर है। देखिए देश के अरे सुनिए तो सही, मेरा टर्न है राजेंद्र जी, थोड़ा धैर्य रखिए, देश के अंदर अब डिबेट नहीं हो रही है, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर डिबेट नहीं हो रही है, और जब डिबेट होगी ना तब हम सरकार को बातें कर रहे हैं, हम उनको एक्सपोज करेंगे। प्रधानमंत्री देश के सामने आके कहे कि महंगाई, जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हो, 2 बार से 50 सीटें आ रही है लोकसभा में, एक्सपोज आप हो रहे हो, केवल 2 राज्यों में बचे हुए हो आप हारे जा रहे हो, आपने इंस्टीट्यूशन को बंधक बना रखा है, आपने इंस्टीट्यूशन को बंधक बना रखा है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे भविष्य ठीक नहीं होगा, सीएजी हो। आज सीएजी की कोई बात करता है क्या? इस देश के अंदर इतने भ्रष्टाचार हो रहे हो, लेकिन सीएजी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए तो आंदोलन कर रहे हो, कर क्या रहे हो आप? भ्रष्टाचारियों को बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हो, और हम सड़क से लेकर संसद तक एक्सपोज करेंगे। ये सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है, महंगाई से डरी हुई है, बेरोजगारी से डरी हुई है, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, पहले सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, इस तरह से कोई डिबेट होती नहीं है ना, जनता को समझ में आ रहा है, ये इस तरह से लोगों को मिसगाइड करते हैं, ये इनका चरित्र है ना कि हमको संसद में भी करना है, हमें बोल रहा हूं। देखिए प्रियंका जी, आज राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राहुल गांधी जी ने तमाम बातें की, वहां पे लोकतंत्र की बात की, डिक्टेटरशिप की बात की, जुडिशरी पे बोला, मीडिया पे बोला। प्रियंका जी, आप भी न्यूज़ 18 नेटवर्क चलाते हैं, देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, बताइए कौन सा मीडिया पे हमला हो रहा है? तमाम चैनल है जो मोदी जी के पक्ष में भी बोलते हैं, जो मोदी जी के खिलाफ भी बोलते हैं, यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार साहब बोल रहे हैं, अरे बता दीजिए ना, सब जो बोलना कोई तो बोलेंगे ना। अरे राजेंद्र जी, आपके कहने से थोड़ी बोलेंगे, राजेंद्र जी आपके कहने से बोलेंगे क्या? अरे आप क्या करेंगे, क्या बोलेगा? कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, इस बात का जवाब बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं इनका बड़ा न्यूज़ चैनल है, बोल नहीं रहे, आप बोल रहे हैं चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लीजिए। बातें कर रहे हैं, मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बिना टेलीप्रॉम्प्टर मोदी जी बोल नहीं सकते, और हमारे नेता बिना कागज के मीडिया के तमाम सवालों के जवाब देते हैं। हम सरकार में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को देश के सामने आके बताना चाहिए कि बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, जीएसटी क्यों लगाया गया आटे पे। आज पता है डायमंड पे 1.5% जीएसटी है, और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर 18% जीएसटी है। बताइए ना महंगाई क्यों नहीं है? इनको नहीं लगता होगा, हमें लगता है, आपको लगता है महंगाई है इस देश में। मतलब नहीं चर्चा करने का, प्रियंका जी सुनते ही नहीं है। देश में महंगाई है, ये बात आप मान लीजिए, देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, ये बात आप मान लीजिए। आखिर जीएसटी क्यों लगा और महंगाई जब लगातार बढ़ रहा है तो इस मर्ज की दवा क्या है? क्या बीजेपी के पास इसे लेकर कोई दवा है? केंद्र सरकार के पास इसे लेकर कोई दवा है? लेकिन उससे पहले एसपी नेता जी आपके पास आते हुए एक और नया मुद्दा उठाया है बीजेपी ने कि कांग्रेस क्योंकि ईडी की कार्रवाई से बौखलाई हुई है और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई का मुद्दा तो है ही नहीं, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? नहीं प्रियंका जी, मेरा ये मानना है कि चाहे वो गांधी परिवार को ईडी द्वारा तलब किया गया हो, चाहे वो क्या नाम से कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको वहां बुलाया गया हो, ये ईडी की अपनी कार्रवाई है। लेकिन मैं ये जो कांग्रेस ने आज जो प्रदर्शन किया है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार पूरा है। चाहे वो जो आज जो कांग्रेस ने जो मुद्दा रखा बेरोजगारी का और एक महंगाई का, महंगाई पे भी हमने देखा काफी चर्चा हो रही है, लेकिन बेरोजगारी पे जो बात आई है वो मैं राजस्थान के संदर्भ में वापस इस चर्चा को लाना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हमने देखा है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके पास बहुत सारी भर्तियां जो है अटकी पड़ी है, हो नहीं रहा है। सरकार जो है, सरकार को जिन मुद्दों पर निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय नहीं ले रहा है। अभी हम देख रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर जो लंपी स्किन डिजीज है वो बुरी तरह फैली हुई है।
और हजारों गाय और हजारों पशु जो है वो लाखों पशु उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो क्या नाम है पशु चिकित्सक है वो राजस्थान में नहीं है। करीब 70% पशु चिकित्सकों के पद राजस्थान में खाली पड़े हैं। झूठ मत बोलिए एसपी मित्तल जी, आप अपने आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए कृपया करके। इस चैनल पे झूठ मत बोलिए। आप यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, आप यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। आप कृपया करके 70%, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, झूठ बयानी मत कीजिए। राजस्थान के अंदर लेकिन राजेंद्र जी प्रदेश में भी तो मुद्दे हैं ना, भर्तियां अटकी हुई है, लंबी बीमारी है, सरकार को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए पहले। और प्रदेश में जो महंगाई उसके लिए कुछ तो प्रदेश की सरकार भी जिम्मेदार है ना। मित्तल साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई जिम्मेदार नहीं है। प्रियंका जी मैं बताता हूँ, गुजरात से फैला है, प्रियंका जी कोई सूचना नहीं दी। प्रियंका जी राजस्थान में पहले मित्तल साहब को बोल लेने दीजिए, मित्तल साहब को बोल लीजिए, फिर आऊंगी मैं आप लोगों के पास। राजेंद्र आर्य जी मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ, यदि पशुपालन विभाग में 70% चिकित्सकों के पद क्या गलत बोल रहे हो? तो आप मुझे बताइए। चिकित्सकों के पद वो भी अभिलंबित कर रहे हैं, आप खुद झूठ बोल रहे हैं। एसपी मित्तल जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस चैनल के ऊपर चैलेंज करता हूं, आप कल आके बताना कि कितने पद रिक्त हैं। झूठ मत बोलिए इस चैनल के ऊपर, 70% पद रिक्त। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आपको झूठ बोलना गुनाह है, ये झूठ मत बोलिए इतने बड़े चैनल के ऊपर। और आप पत्रकार हैं, आप भाजपा की भाषा मत बोलिए। राजेंद्र जी मैं बताता हूं आपको, 11,000 पशुधन परिचरों के 3,985 पद है, जिसमें से 2,749 पद खाली हैं। पशुधन सहायक आंकड़े में भी फर्क आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा है आपके आंकड़ों में। पशुधन के आंकड़ों में भी फर्क है, दोनों झूठ की खेती करते हैं, चिकित्सा सहायक दोनों झूठ की खेती करते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बकवास कर ले यहाँ बैठ के, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप सच बोलिए। आप अगर स्वतंत्र पत्रकार हैं तो सच बोलिए, जो सच है वो बोलिए, झूठ मत बोलिए कृपया करके। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है आपका दावा, आपका दावा झूठा है, आपका दावा झूठा है। आपको चैलेंज करता हूं मैं। झूठ बोल रहे हैं राजेंद्र जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोलता हूं झूठ कभी भी, हम सच का साथ देते हैं, झूठ बोलने का काम आपका है। प्रियंका जी मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी बोलिए। प्रियंका जी बोलिए। प्रियंका जी आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया महंगाई और बेरोजगारी पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों से जब भी मीडिया से वार्ता करते हैं तो दो शब्दों का बड़ा प्रयोग करते हैं। एक तो आतंक मचा रखा है, इसका प्रयोग बहुत करते हैं। दूसरा वो जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के अपोजिट पार्टी के नेता, उनको वो निकम्मा बताते हैं। आप देखिए राजस्थान के अंदर जो बेरोजगारी है पूरे देश में नंबर 2 बनी हुई जब से ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हम ग्रेजुएट बेरोजगारी दर की बात करें तो प्रियंका जी 54% ग्रेजुएट बेरोजगारी दर है राजस्थान के अंदर, जो पूरे देश में नंबर 1 है। आप देखिए, लेकिन मुद्दा आज तो बेरोजगारी नहीं है ना। आज तो पहले आप महंगाई पर ही चर्चा कर लीजिए। नहीं, मुद्दा है ना, महंगाई को लेकर ये लिस्ट भी मेरे पास पड़ी हुई है आशीष जी, किस तरीके से यहाँ पे नकल माफिया ने एक साल में किस तरीके से महंगाई की दरें बढ़ी है आशीष जी, ये लिस्ट भी मेरे साथ पड़ी हुई है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या इस मर्ज की कोई दवा है? बार बार आपसे ये सवाल मैं पूछ रही हूँ। प्रियंका जी अपना प्रश्न रिपीट कीजिए। महंगाई के मर्ज की क्या दवा है आशीष जी? क्या बीजेपी के पास, केंद्र सरकार के पास इसे लेकर कोई तोड़ है, या ऐसे ही लगातार महंगाई बढ़ती रहेगी सिर्फ इस नाम पर कि कोविड आ गया है? प्रियंका जी राजेंद्र जी बात कर रहे थे खाद्य सामग्री की। आप देखिए पिछले 2 सालों से ज्यादा समय हो गया है जब केंद्र की सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। इससे बड़ी स्कीम आज तक विश्व में कहीं लागू नहीं और इतनी सफलता से ये स्वीकार कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी की रेखा के नीचे पहुंचा दिया है और वो अपना अनाज भी, अपना राशन भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। ये स्वीकारोक्ति है इनकी, ये इनकी स्वीकारोक्ति है कि 80 करोड़ इस देश की 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोगों को इन्होंने हैंड टू माउथ कर दिया है कि उसको आज भी है ना, छोड़िए रहने दीजिए। अरे इस देश के अंदर गरीबी बढ़ाने का काम किया, सिर्फ अमीर आदमी को बन पाया। 97% आबादी की आय घट गई, रोजगार घट गए। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा करके आए थे, कितने रोजगार दिए बताइए ना? कितनी महंगाई कंट्रोल की इस देश के अंदर? जब बजट पेश किया गया था तब यहां पे कहा था विशेषज्ञों ने कि इस बजट के अंदर महंगाई को नियंत्रित करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले वित्त वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था इंटरनेट मनमोहन जी के टाइम पे। आपकी सरकार ने गाना आया था और तमाम कलेक्शन में सबसे ज्यादा हुआ था, लेकिन फिर भी आम आदमी को महंगाई से राहत नहीं दी गई और 10 लाख करोड़ से ज्यादा
कॉर्पोरेट्स का बट्टे अरे खाते कर राजेंद्र जी, प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? क्या प्रदेश की सरकार कोई रणनीति बना रही है इसे लेकर के महंगाई को कम किया जा सके? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि तेल के दामों को कम किया गया है, लेकिन राजस्थान में अब तक एक बार भी तेल के दामों को नहीं गिराया गया। क्या वजह है इसके पीछे? हमने वैट को 2 बार घटाया, जबकि मैं आपको बता दूं 2014 के बाद में इन्होंने एक्साइज महंगा डीजल राजस्थान में, राजेंद्र जी सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में एक्साइज बढ़ाई, जबकि सस्ता पंजाब से कर लीजिए, सस्ता क्रूड था, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं घटाया। एमपी तो से कर सरकार ने लीजिए, आम आदमी सबसे से महंगा पेट्रोल 26,51,000 करोड़ रुपए लूटे। राजस्थान के अंदर वैट नया नहीं है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी सरकार ने 2014 के बाद 8 गुना तो डीजल पर बढ़ाई और 3.5 गुना पेट्रोल पे बढ़ाई। इनसे पूछिए जब सस्ता क्रूड था तब आपने उस आम आदमी को फायदा क्यों नहीं दिया? कोरोना काल के अंदर तो नेगेटिव भाव हो गए थे, तब भी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के आम आदमी को लूटा था। आप सोचिए, इस आम आदमी को इस सरकार ने चूस लिया है, गरीब आदमी को चूस लिया है और अमीर आदमी को अडानी दुनिया का 4 नंबर का पहला अमीर बन चुका है। और आज गरीब आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा गरीब आदमी का हो रहा है, मध्यम वर्ग का हो रहा है, आपका और मेरा हो रहा है। आशीष जी, महंगाई से राहत कब मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए प्रियंका जी, सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है महंगाई को कम करने के लिए। सरकार तुरंत एक्शन लेती है। अरे कैसे हमने पूरे समय पे महंगाई को 7% से नीचे बना के रखा हुआ है। अभी आप देखिए कैसे नहीं बचा आपकी सरकार में 12% में लगी हुई है। रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड खा गए, कैसे था 12% लुटा दिया। अरे तो आप ही बोल लीजिए ना, देश के संसाधन बेच दिए, आप ही बोल लीजिए, में घोटाला कर दिया। आप बोल लीजिए, आपको अगर सारी जनता देख रही है, आपको सारी जनता देख रही है किस तरह से झूठ बोलते हो आप। कौन बोल रहा है? आप झूठ बोलते हो। अरे निर्मला सीतारमन कहती है कि आप झूठ बोलते हो। 12% रेट ऑफ महंगाई नहीं है आपकी सरकार में, कि महंगाई नहीं है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आप देखिए राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है, सबसे महंगी बिजली मिल रही है राजस्थान में। राशन का बिल हो गया हमारा, लेकिन आय घट गई। 3 गुना राशन का बिल हो गया हर आम आदमी का। आज बताइए कैसे पेट्रोल भराएंगे, कैसे डीजल भराएंगे, कैसे रसोई का गैस खरीदेंगे? आज खाने का तेल 3 गुना दाम पे बिक रहा है। अरे कौन सा आज दालों के क्या खाने का तेल 180 रुपए किलो है, 180 रुपए लीटर है। आशीष चतुर्वेदी जी, 1 साल पहले जो एलपीजी सिलेंडर के दाम 834 रुपए 50 पैसे थे, वो 1 साल के बाद 1,000 रुपए तक पहुंच गए। ये तो सिर्फ एलपीजी की बात मैं आपसे कह रही हूँ। तेल के दाम, आटे के दाम, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं। आटे का दाम बताइए 2014 में कितना था बताइए आप? आटे का दाम क्या 2014 में? चीनी का दाम बताइए, दालों के दाम। जुलाई 2021 को आटा 30 रुपए था और जुलाई 2022 तक आटे का दाम 33 रुपए 95 पैसे तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े हैं मेरे पास। अरे प्रियंका जी, पूरे वर्ल्ड में आप देखिए, रशिया यूक्रेन के युद्ध से पूरा इन्फ्लेशन है। अमेरिका में 39 वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान में रेवेन्यू कलेक्शन सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। जर्मनी में साहब आप दीजिए, जिस तरीके से आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर, क्या इसका कोई फायदा आम जनता तक पहुंच पाएगा? लगता है आपको कोई प्रदर्शन था ही नहीं प्रियंका जी। प्रियंका जी, ये प्रदर्शन केवल लोकतंत्र में कांग्रेस को विरोध प्रकट करने का पूरा अधिकार है। ये कांग्रेस को इसका फायदा होगा नहीं होगा ये चुनाव में पता चलेगा, लेकिन मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूं कि लोकतंत्र में कांग्रेस को पूरा अधिकार है, चाहे वो महंगाई के, चाहे बेरोजगारी के, किसी भी मुद्दे पर है, वो लोकतंत्र के अंदर क्या नाम से अपना प्रदर्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष चतुर्वेदी जी, राजेंद्र आर्य जी और एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो आज चर्चा की हमने महंगाई पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महंगाई से आम जनता को राहत कब मिलेगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।